हेलो स्टूडेंट्स, लाइट के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच के डिफरेंस को देखा था। ठीक है, साथ ही हमने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स तो वो देखा था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइज ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज। ठीक है, तो अगर आपने अब तक गेस नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मिरर है उसका साइज आपकी साइज का हो या फिर उससे ज़्यादा लार्ज हो, सो दैट कि आप अपना पूरा इमेज देख सकें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको किसी ह्यूमन बीइंग का या आपका खुद का साइज बताना है सो दैट कि आप अपनी पूरी इमेज मिरर में देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। तो जब कोई रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, ठीक है, पहले तो किसी सोर्स से लाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, और फिर वो वहाँ से मिरर पे इंसिडेंट होगी, और मिरर से पे इंसिडेंट होने के बाद जब वो लाइट रे आपके आईज तक आती है तो आपको इमेज दिखाई देता है। इस बात का मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी लाइटेड प्लेस में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए। ऑब्जर्वर जिसको उस इमेज को देखना है वो डार्क में भी रह सकता है, वो अंधेरे में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ किसी सिटी में कोई पार्टी चल रही है तो और बगल में कोई फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट से आप इजीली पार्टी को देख सकते हैं। ठीक है, आप ऑब्जर्वर हैं जो फॉरेस्ट में है, तो आप इजीली पार्टी में जो भी चीज़ें हो रही है आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर लाइट है। तो लाइट क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपके आइज़ तक आ रही है। लेकिन जो लोग पार्टी में हैं क्या वो आपको देख सकते हैं? वो आपको नहीं देख सकते, क्योंकि आप डार्क में हो और आपके ऊपर लाइट इंसिडेंट होके और फिर रिफ्लेक्ट बैक होके पार्टी के लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिस ऑब्जेक्ट को भी देखना हो तो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होती है और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे आइज़ तक आती है, तभी वो विजिबल हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिरर का साइज़ लिया है, मुझे नहीं पता कि ये क्या साइज़ है, और इस एग्जांपल से हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि किसी प्लेन मिरर का क्या साइज हो सो दैट कि पूरा का पूरा इमेज दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन बीइंग एज्यूम किया। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पे खड़ा है, ये उसका हेड है। ठीक है, बीच में मैंने आई ड्रॉ किया और यहाँ पे क्या उसका फुट है। तो ह्यूमन आई क्या देखता है, ह्यूमन आई अपना इमेज देखेगा, कहाँ से कहाँ तक देखेगा, हेड से लेके फुट तक देखेगा। तो कैसे देखेगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर उसको हेड का इमेज देखना है तो हेड से लाइट इंसिडेंट होगी मिरर पे और फिर रिफ्लेक्ट बैक होके आई तक आएगी, तो उसको हेड दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से अगर उसको फुट देखना है तो फुट से लाइट इंसिडेंट होगी मिरर पे और फिर रिफ्लेक्ट बैक होके आई तक आएगी, तो उसको अपना फुट दिखाई देगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ये कलर कहते हैं, ये कलरिंग की है मैंने, इसे क्या कहते हैं हम, मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर है। तो देखो वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम हेड को देखते हैं कि हेड से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताइए होगा। और ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल होते हैं ना, लॉज से हमें पता है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सिमेट्री से ये वाला सेपरेशन, ये बीच का लाइन क्या है, ये नॉर्मल है। तो सिमेट्री से ये सेपरेशन और ये सेपरेशन, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये दोनों सेपरेशन क्या होंगे बताओ, इक्वल होंगे ना। अगर आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सको, मान लो आपने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल ये दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। क्यों सिमेट्रिकल होंगे, देखो आरएचएस लग जाएगा, ये कॉमन साइड है, दो एंगल इधर, दो एंगल इक्वल हो गए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये साइड है ऊपर का, मैंने इसे स्मॉल ए एज्यूम कर लिया, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप, एक्स एज्यूम कर लो, और इसको भी मैंने ए एज्यूम कर लिया, क्योंकि दोनों इक्वल होने वाले हैं ना। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब जरा फुट की बात कर लेते हैं। फुट से एक रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये भी कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ऑब्वियसली ये आई के इक्वल नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा लार्ज है, तो मान लो I1 मान लिया, इसको मैंने R1 मान लिया।
तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ जो ये ट्रायंगल्स बनेंगे, गौर से देखिए, यहाँ जो ये ट्रायंगल्स बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो फिर से मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इस हाफ पार्ट को मैं स्मॉल बी एज्यूम कर लेता हूँ और नेक्स्ट हाफ को भी स्मॉल बी। बताओ ये समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल बी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस ज्योमेट्री है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, और हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, एनसीईआरटी में शायद ये ना गिवन हो, बट हाँ एटलीस्ट वो इतना ज़रूर पूछ सकते हैं कि मिरर का क्या साइज होगा, और अगर गिवन होगा तो आपको याद करवा देंगे कि मिरर का ये पर्टिकुलर साइज होगा। लेकिन लाइट का चैप्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और हम डायग्राम्स के थ्रू जो भी पढ़ेंगे हर एक बात के रीज़न को समझेंगे, तभी इस चैप्टर को पढ़ने का कुछ मतलब भी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये वाला साइज़ कितना है, स्मॉल ए। ठीक है, मैंने यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मिरर पे, तो ये पर्टिकुलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है, गौर से देखो, सिमेट्री से आप समझ सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है ना। तो अगर ये रेक्टेंगल है, क्यों रेक्टेंगल है, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, सारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये साइज स्मॉल ए है, तो बताओ इतना साइज क्या रहेगा मिरर का, स्मॉल ए। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में देखते हैं, देखो ये स्मॉल बी है, मैं पेन को जिस पॉइंट के साथ लोकेट कर रहा हूँ, देखिए क्या ये भी एक रेक्टेंगल है, बिल्कुल है। तो ये भी क्या रहेगा, ये साइज क्या रहेगा, ये बी है तो ये भी क्या रहेगा, बी। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ साइज ऑफ मैन, मैन का साइज बताइए। देखो ए प्लस बी यही है ना। अगर मैन के साइज की बात करें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कितना साइज है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, यही साइज रहेगा। क्लियर है? अब साइज ऑफ मिरर की बात कर लेते हैं। मिरर का साइज देखो, ये क्या रहेगा, तो ए प्लस बी। अब बताओ इन दोनों में कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है। साइज ऑफ मिरर कितना है इसके कंपैरिजन में, हाफ है, यही है ना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ साइज ऑफ मैन। तो आपने बिल्कुल ज्योमेट्री की हेल्प से, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली देखा कि जो भी मिरर है इसका मिनिमम साइज, हम मिनिमम साइज की बात कर रहे हैं। आप कहोगे कि मेरे घर में मेरे फुल साइज का मिरर है, जितनी मेरी हाइट है उसी साइज का मिरर है, तो ठीक है, वो हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, किसी जिम में जाए तो और भी बड़े मिरर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे थे, मिनिमम साइज़ की। तो मिनिमम साइज़ क्या रहेगा, हाफ। तो मैं समझता हूँ कि ये एग्जाम्पल बहुत हेल्पफुल होगा जहाँ भी आप रे डायग्राम वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और हम करेंगे अभी अभी तो फिलहाल हम थियरी पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम रे डायग्राम वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो डेविएशन एक टर्म है जो हम अक्सर सुनते हैं, डेविएशन। तो हम इसे बिल्कुल क्लियरली समझेंगे कि डेविएशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में डेविएशन का मतलब होता है कि पाथ से डेविएट कर जाना। क्लियर है? सपोज आप अपने घर से स्कूल जा रहे थे और किसी रीजन से आप स्कूल ना जाके किसी दूसरे प्लेस पे चले गए, सपोज आप म्यूजियम चले गए, तो स्कूल और म्यूजियम ये दोनों पाथ अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपका पाथ क्या हो गया, डेविएट हो गया। जो स्कूल का ओरिजिनल पाथ है, ठीक है, और जो आप किसी दूसरी प्लेस पे चले गए, तो इन दोनों के बीच कुछ एंगल होगा, तो इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। मतलब नॉर्मली डेविएशन का मतलब क्या है कि आप अपने ओरिजिनली पाथ से जितने एंगल पे डेविएट कर जाते हो, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, हमारा डेविएशन रहेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि किसी प्लेन मिरर से डेविएशन का क्या मतलब है। तो एक रे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये मिरर को आके स्ट्राइक करती है, तो इस रे का नाम हमें पता है, कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे क्या होती है, हमारी इनिशियल रे होती है। अगर हम इस रे को फर्दर आगे इंक्रीज करना चाहें तो इस तरह डॉटेड लाइन से इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ गौर से देखो, ये वाला एंगल ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इक्वल टू आर होता है, कोई शक नहीं है, अच्छी तरह पता है हमें। ठीक है,
तो ये हमारा इनिशियल रे था, और ये देखिए ये क्या था हमारा फाइनल रे। तो ये मैंने लिखा भी है कि डायरेक्शन ऑफ फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। तो अब डेविएशन क्या होगा, इनिशियल रे और फाइनल रे, ठीक है, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल। क्लियर है। तो ये मैंने लिखा डेल्टा, ये सिंबल कुछ इस तरह का सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, हम इसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा क्या रहेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा हम कुछ चीज़ें चेक करें। आई प्लस आर प्लस डेल्टा, मुझे इसकी वैल्यू बताओ। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा, बताओ कितनी वैल्यू होगी इसकी। 180 डिग्री होगी ना, लीनियर पेयर है ना ये सारे। ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा हमारा, अगर मैं केवल डेल्टा को लिखना चाहूँ तो बताओ क्या मैं इसे 180 माइनस आई प्लस आर लिख सकता हूँ। ये दो टर्म माइनस हो गए। ठीक है। और आई इक्वल टू आर है, मैं चाहूँ तो आई के बदले आर लिख सकता हूँ या आर के बदले आई लिख सकता हूँ। तो क्योंकि इनिशियली हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का ही पता होता है, तो मैं यहाँ पे आर के बदले आई लिखने वाला हूँ। तो देखो मैं क्या करूँगा, आई प्लस आई। तो इसका मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि ये 180 माइनस क्या आ जाएगा, 2i। क्लियर है। तो डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर क्या रहेगा, 180 माइनस 2i। तो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में, ठीक है, एनटीएससी में, ओलंपियाड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डेविएशन क्या है। क्लियर है। अब यहीं पे मैं आपको एक फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एंगल बिटवीन टू रेज या फिर टू लाइंस। ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू रेज या टू लाइंस क्या है, आपको एक कॉमन पॉइंट लेना है। ठीक है। और उस कॉमन पॉइंट से जो डिफरेंट लाइंस हैं जिसके बीच में आपको एंगल्स निकालनी है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन सपोज ये ड्रॉ कर लिया और दूसरा लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, दो रे इस तरह से ड्रॉ किया। अब मैंने आपसे पूछा बताओ एंगल बिटवीन दीज टू रेज क्या होगी। तो आप क्या करोगे, एक कॉमन पॉइंट ड्रॉ करोगे और मान लो ये रे ए है, कुछ नाम दे दिया मैंने, और ये रे बी है। तो इस कॉमन पॉइंट से रे ए को ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है। और इसी कॉमन पॉइंट से रे बी को ड्रॉ कर लिया हमने। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू रेज। ठीक है। तो आप सोचोगे कि इसमें अलग क्या पढ़ा हमने या फिर हमें पहले से पता था। देखो ऐसा नहीं है। अभी जब मैं रेज की ओरिएंटेशन चेंज कर दूंगा, जैसे मान लो मैंने एक रे पी ऐसे बना दिया, ठीक है, और क्यू ऐसे बना दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एंगल बिटवीन रेज क्या है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। फिर ओरिएंटेशन में कोई सा भी ले लूँ, आप डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए चेक करना। ठीक है। मैंने जो तरीका आपको बताया, आपको एक कॉमन पॉइंट लेना है, आपने कोई कॉमन पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से इन दोनों रेज को बगैर इनका ओरिएंटेशन चेंज किए, जैसे पी है तो पी किस ओरिएंटेशन में, इस ओरिएंटेशन में, तो मैंने पी ड्रॉ किया। क्यू है तो क्यू किस ओरिएंटेशन में, इस ओरिएंटेशन में है, तो मैंने क्यू ड्रॉ किया। ये एंगल, सपोज ये अल्फा है, तो ये एंगल क्या रहेगा, एंगल बिटवीन दीज टू रेज। ठीक है। तो मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ भी जो डेल्टा था वो एंगल बिटवीन इनिशियल एंड एंगल बिटवीन फाइनल। मतलब यहाँ पे वो कोई कंफ्यूज नहीं होना कि देखो इनिशियल ये है फाइनल ये है तो ये एंगल ले लें, क्योंकि ये एंगल इनिशियल और फाइनल रेज के बीच में नहीं है। अब ध्यान दीजिए जो ओरिएंटेशन है इन दोनों रेज का, अब मैं जरा इन दोनों एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ। इंसिडेंट रे हमारा यही था ना, आई तो यही था। ठीक है। और रिफ्लेक्टेड क्या था, ये वाला था। अब एंगल बिटवीन टू रेज अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो क्या करना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा। बिना ओरिएंटेशन चेंज किए मैं आई को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर पाऊंगा, ये इंसिडेंट रे का होगा, और रिफ्लेक्टेड रे को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर पाऊंगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे का रहेगा। तो ये एंगल क्या रहेगा, एंगल बिटवीन आई एंड आर। क्लियर आया समझ में। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।